नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का राजस्थान दौरा। आबू रोड में ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय में ग्लोबल समिट में की शिरकत। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी रहे मौजूद। देहरादून निकाय चुनाव पर सरकार ने अपना रुख किया स्पष्ट। मंत्री अग्रवाल ने कहा 2011 की जनगणना के अनुसार होंगे इलेक्शन। प्रवर समिति ने दी सहमति। राज्य आंदोलनकारी को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी देने को कहा। 22 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का हरिद्वार में प्रदर्शन। खानपुर विधायक उमेश कुमार रहेंगे साथ। भारी भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। और आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन। घर घर मां चंद्रघंटा की उपासना। हरिद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी राजस्थान के दौरे पर रहे। वे आबू रोड में ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हुए ग्लोबल समिट में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी उनके साथ मौजूद रहे। भू कानून में बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद त्रिवेंद्र रावत द्वारा भू कानून में किए गए बदलाव को लेकर हो रही आलोचनाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं विपक्ष ने इसे दोनों मुख्यमंत्रियों की नूरा कुश्ती का नाम दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में सख्त भू कानून को लेकर लगातार आमजन की ओर से आवाज उठाई जाती रही है। प्रदेश की जनता इस बात को लेकर मुखर है कि बाहर के लोग प्रदेश में जमीन लेकर उस पर अपना अधिकार क्यों जमा रहे, जिसे देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने अभी हाल ही में पहाड़ों पर जमीनों की खुर्द-बुर्द और खरीद फरोख्त को रोकने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि जो पिछली सरकार ने भू कानून में संशोधन किए थे उनका कोई खास फर्क धरातल पर न देखते हुए अब धामी सरकार भू कानून को सख्त कानून के रूप में आगामी बजट सत्र में पेश करेगी। इसके साथ ही ये भी कहा कि पिछली सरकार के फैसले की वजह से जिन भी लोगों के द्वारा गलत तरीके से जमीन खरीदी गई है उनसे सरकार जमीन वापस भी ले लेगी। हालांकि मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले की एक धड़े ने काफी सराहना की, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के इस फैसले ने कहीं न कहीं पूर्व की भाजपा सरकार में त्रिवेंद्र रावत की ओर से किए गए भू कानून में बदलाव पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर जब सोशल मीडिया सहित तमाम मंचों पर त्रिवेंद्र रावत के फैसले की आलोचना होने लगी तो खुद त्रिवेंद्र रावत ने इस पर आगे आकर सफाई पेश की है। पर संशोधन इन शर्तों के साथ था कि अगर 2 साल के अंदर अगर जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भूमि खरीदी गई है उस पर काम प्रारंभ नहीं होता तो वो भूमि स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। ये था 2017। अब हम क्या चाहते हैं और कैसा भू कानून चाहते हैं, ये इसका कोई मॉडल अगर सामने आए और अच्छा मॉडल आए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राज्य जो बना था ये पहाड़ की उपेक्षा के कारण बना था। ये ध्यान में जब तक नहीं रहेगा तब तक हम सही दिशा को नहीं पकड़ सकते हैं। भाजपा सरकार के दोनों मुख्यमंत्रियों की एक ही विषय पर अलग अलग बयानबाजी पर विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा की दोनों सरकारों की ओर से भू कानून को लेकर के जो भी संशोधन किए गए वो हठधर्मिता को दिखाते हैं। दरअसल कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो कहीं ना कहीं आंख बंद करने का काम आपने भी किया धामी जी। जो नूरा कुश्ती दोनों के बीच में चल रही है, तो मैं कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली त्रिवेंद्र जी ने ये 2 साल का क्लॉज यथावत रखा था। 2 साल के अंदर भूमि सरकार में निहित हो जाया करती थी। जो धामी जी ने नुकसान पहुंचाया, दोनों मुख्यमंत्रियों ने किसी न किसी तरह से खंडूरी जी के द्वारा जो भू कानून यहाँ लागू था, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के समय का भू कानून लागू था, उसको नुकसान पहुंचाया है। और इनको जवाब ये भी देना चाहिए कि राज्य गठन के समय पर अगर 7.7
70 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि थी प्रदेश के पास, तो आज 5.68 लाख क्यों रह गई है। भू कानून के मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखने वाले भाजपा नेता देवेंद्र भसीन से जब हमने भू कानून को लेकर के वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश की तो उनसे पूछा कि क्या ये दो मुख्यमंत्री की लड़ाई है या फिर वास्तविकता में सरकार भू कानून को लेकर के गंभीर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि पूर्व में भाजपा सरकार में जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और इन्वेस्टर समिट हुई थी तो उस समय इस तरह की चर्चाएं सामने आई कि पहाड़ पर अब अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं तो भू कानून में संशोधन करना होगा और इसी वजह से ये संशोधन किया गया था। लेकिन जब अब दूसरी बार भाजपा की सरकार आई और भू कानून में संशोधन के बाद क्या कुछ लाभ राज्य को हुआ, उसकी समीक्षा की गई तो ये देखा गया कि जिस मकसद के साथ भू कानून में संशोधन किया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ था, बल्कि लोगों ने इसका दुरुपयोग किया था। इसलिए अब सरकार ने इसे वापस लेते हुए एक मजबूत भू कानून बनाने का कदम उठाया है। त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल समिट में जो बातें सामने आई तो उन्होंने प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किए, लेकिन जब बाद में उसकी समीक्षा की गई है तो ये सामने आया कि उसका पूरा फायदा नहीं मिला, बल्कि लोगों ने उस छूट का जो है दुरुपयोग तक किया। तो ऐसे में वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं तो माननीय धामी जी जो कदम उठा रहे हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उठा रहे हैं, क्योंकि मूल बात है प्रदेश का हित। जिसमें प्रदेश का हित हो, जिसमें उत्तराखंड का हित हो, वो कदम उठाना है। और ऐसे में अगर पुराने कानून में कोई कमी रह गई तो हमेशा होता है कि उसमें बदलाव भी किए जाते हैं। भू कानून आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मोहित डिमरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस मामले पर देते हुए कहा कि त्रिवेंद्र रावत जिस तरह से अपनी सफाई दे रहे हैं तो उन्हें बताना ये भी चाहिए कि उनके कार्यकाल में जब इन्वेस्टर समिट हुई थी तो उस समय 1.25 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए थे, लेकिन आखिरकार ये MOU कहाँ गए, ये सरकार को बताना चाहिए। आंदोलनकारी का कहना है कि भू कानून को लेकर के पिछली भाजपा सरकार ने पहाड़ के विकास के नाम पर संशोधन किया और उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमीनें बाहर के लोगों के लिए खोल दी, तो वहीं धामी सरकार ने इससे एक कदम और बढ़कर सभी नियमों को ताक पर रखकर लोगों को खुली छूट दे दी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश न करे और अब तक प्रदेश में कितने लोगों को जमीन दी गई है इसकी रिपोर्ट सरकार को सामने रखनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं उन्होंने जमीन के कानूनों में संशोधन इसलिए किया ताकि उत्तराखंड में पर्यटन, उद्योग, हॉस्पिटल और स्कूल खुल सके। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार में 1.25 लाख करोड़ के निवेश के MOU साइन हुए थे, आखिर ये निवेश है कहाँ, इसका आप जवाब दीजिए। कितने उद्योग इस राज्य में लगे, कितने पर्यटन कारोबार इस राज्य में बढ़ा, कितने स्कूल हॉस्पिटल इस राज्य में खुले हैं, आप बताइए, सार्वजनिक कीजिए इस रिपोर्ट को। हम तो देख रहे हैं पर्यटन के नाम पर, उद्योगों के नाम पर जो जमीन सरकार द्वारा दी जा रही है, जो जमीन ली गई है, वहाँ तो प्रॉपर डीलिंग काम चल रहा है। अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में अविभाजित उत्तर प्रदेश का भू कानून 1960 लागू था, जिसे 2003 में तत्कालीन तिवारी सरकार ने इसमें संशोधन किया और राज्य का भू कानून अपने अस्तित्व में आया। इसके 2 बार भी कानून में संशोधन किया गया और एक बार फिर भू कानून को लेकर सीएम धामी ने बयान देते हुए राज्य में आगामी बजट सत्र के दौरान सख्त भू कानून लाने की बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आगामी बजट सत्र के बाद प्रदेश वासियों का गुस्सा शांत होगा या फिर एक बार प्रदेश की सड़कों पर जन आंदोलन देखने को मिलेगा। देहरादून से जन टीवी के लिए कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमूला की रिपोर्ट। रुड़की के तहसील परिसर में जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर महानगर कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ किसान स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, बकाया गन्ना भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले लगभग 1 महीने से जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। अब से कांग्रेस भी जनहित की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गई है।
महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कई बार ज्ञापन देने और अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद समाधान नहीं निकलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हुई है। उन्होंने कहा कि जबकि कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, ये धरना प्रदर्शन अब जारी रहेगा। जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने आज हमारे एक प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत की है। जॉइंट साहब ने हमें बताया कि 3 काम मैंने कर दिए। एक उन्होंने जो है डीपीआर के लिए लिख दिया और ये कहा कि मैं शासन में भी जाना पड़ेगा तो मैं मंजूर कराऊंगा। धान क्रय केंद्र उन्होंने स्थापित करा दिए और जिस दिन से हमने ज्ञापन दिया उन्होंने मीटिंग की, उस दिन से बिजली कटौती में फर्क है। स्मार्ट मीटर के लिए उन्होंने कहा कि मैं शासन को लिख रहा हूँ कि स्मार्ट मीटर ना लगाए जाए और थोड़ी बहुत सहमति जो है वो विभाग ने भी दी है कि हम इसे भी इस कार्य को स्थगित कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार, गूंगी बहरी सरकार है। 2 महीने से किसानों की आवाज जो है उन्होंने दबाकर रखी हुई है, उनकी सुनने को तैयार नहीं है, ना अधिकारी, ना प्रशासन और ना ही ये सरकार। और उसके अलावा आप देख सकते हैं डंडेरे वाले भी जो है लगातार 18 दिन से बैठे हैं यहाँ पे, उन्हें भी यहीं बैठाकर रखा है। अब कांग्रेस विपक्ष की बारी है, हम भी यहाँ आकर बैठ गए धरना देने के लिए। हमने इन्हें 10 सूत्रीय मांग दी थी, जो इनसे कहा था हमने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से कि आप अपनी सरकार से बात करो, इन पे काम करने का काम करें, स्मार्ट मीटर ना लगाने का काम। अरे भाई, जब तुम ऊर्जा प्रदेश हो, वो उसमें हो, तो तुम पहले पैसे लेके क्यों ऊर्जा देने की बात कर रहे हो? बाजपुर से इंस्पेक्टर सुधांशु के नेतृत्व में आई 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ की टीम ने राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में एनसीसी कैडेट्स को बाढ़, आपदा, भूकंप, अग्नि दुर्घटना में लोगों की जान बचाने के महत्वपूर्ण गुर सिखाए। महाविद्यालय के एनसीसी लेफ्टिनेंट कमलेश सगटा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में एनडीआरएफ टीम ने एनसीसी कैडेट्स को सीपीआर देना, चोट लगने पर खून बहने से रोकना, बाढ़, भूकंप में लोगों की जान बचाने और अग्नि दुर्घटना में लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकलने, अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इंस्पेक्टर सुधांशु ने बताया कि किस प्रकार से सहायता पहुंचने तक आप घर में रखे सामान की मदद से रेस्क्यू उपकरण बनाकर अपनी और लोगों की जान बचा सकते हैं। साथ ही आपदा या फिर बाढ़ आने पर घर के पालतू जानवरों की जान बचाने के लिए उन्हें बंधन मुक्त करना चाहिए। इस दौरान टीम द्वारा डेमो के माध्यम से राहत और बचाव कार्य की जानकारी दी गई। आपदा मोचन बल का आज यहाँ पर यह प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड राज्य, जैसा आप जानते हैं, बेहद ही संवेदनशील राज्य है और यहाँ पर तमाम प्रकार की आपदाएं लगातार आती रहती हैं। विगत माह में भी उत्तराखंड राज्य के इसी चंपावत जनपद में तमाम प्रकार की भूस्खलन और जनहानि भी हुई है। ऐसी अवस्था में हम प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि किस तरह से हम प्राथमिक उपचार के रूप में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को देखते हुए आज महाविद्यालय परिसर में एनडीआरएफ की 15वीं वाहिनी गदरपुर से आज यहाँ पर ये टीम आई हुई है। इसके माध्यम से प्राथमिक उपचार के संदर्भ में, प्राथमिक सीपीआर के संदर्भ में यह एक डेमो प्रोग्राम चल रहा है। इसके साथ साथ ही विद्यार्थियों के अंदर जो भय का वातावरण होता है उससे हम कैसे दूर हों, इसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान इस बात को भलीभांति बताया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का स्वागत है। अति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र डांडा ककनई बुड़म जिला चंपावत के राजकीय इंटर कॉलेज में जीए पहाड़ सिटीजन समिति के जिला समन्वयक अनिल चौधरी पिंकी के नेतृत्व में 150 बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही समिति के माध्यम से राजकीय इंटर कॉलेज में 30 लीटर का आरओ वाटर कूलर बच्चों की सुविधा के लिए दिया गया। समिति जिला समन्वयक अनिल चौधरी ने बताया कि समिति का उद्देश्य अति दुर्गम क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों को हर सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी पढ़ाई में होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। जिले में सर्वप्रथम लाइब्रेरी जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी अभियान की शुरुआत पूर्व एसडीएम हिमांशु कफ्टरिया द्वारा की गई थी। समिति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए चलाई जा रही सराहनीय मुहिम की प्रशंसा करते हुए राजकीय विद्यालय प्रधानाचार्य गणेश गोस्वामी ने समिति का आभार व्यक्त किया।
आज हमने जीए पार्ट सिटीजन समिति के माध्यम से डांडा ककने के दुर्गम क्षेत्र के इंटर कॉलेज में आज हमने दौरा किया। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को हमने पेन, पेंसिल, कॉपी, किताबें, ब्लैक बोर्ड और पानी के लिए वाटर कूलर इनको हमने उपलब्ध कराया है। आगे भी जीए पार्ट सिटीजन समिति द्वारा नागरिक पुस्तकालय जितने भी चल रहे हैं हम दुर्गम क्षेत्रों के, हम इनको सारी सुविधाएं हम समिति द्वारा उपलब्ध कराएंगे। हाईकोर्ट ने खटीमा नगर पालिका में भ्रष्टाचार अनियमितता के मामले में दायर याचिका पर कोर्ट के आदेश के बाद भी जांच नहीं करने पर शहरी विकास निर्देशक नितिन भदौरिया और उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह को अवमानना का नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने दोनों अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया। खटीमा के पूर्व सभासद पावस गुप्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि जुलाई के महीने में कोर्ट ने पालिका में स्ट्रीट लाइट सहित अन्य निविदाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की 1 महीने में जांच के आदेश पारित किए थे, लेकिन अब तक जांच नहीं हुई है। जसपुर के ग्राम कालियावाला में दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। कालियावाला के रहने वाले मंजीत सिंह की नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर साक्ष्य इकट्ठा किए। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि दोपहर में पुलिस को जसपुर में कलियावाला के पास सड़क पर एक व्यक्ति के लहूलुहान हालत में पड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की पहचान की। मौके पर घायल युवक के परिजन के सहयोग से पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, आज 12-12:15 बजे के करीब में हमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कलियावाला जो मोड़ है वहाँ पे पड़े हुए हैं और वहाँ पे काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। इस सूचना पे तत्काल हमारी पुलिस मौके पे पहुँची थी। तो ये जो व्यक्ति थे, इनका नाम मंजीत सिंह था और ये वहीं कलियावाला के रहने वाले थे। इनके मौके पे परिजन भी पहुँच गए थे। चूँकि आस पड़ोस में सुनसान रास्ता था और जो मोड़ था उसी जगह पर ये घटना हुई थी, तो सबसे पहले हमने घटनास्थल को कार्डन किया और ये जो व्यक्ति थे मंजीत सिंह, जिन्हें गोली लगी थी, इनको तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर के द्वारा इनको ब्राडेड घोषित किया गया था। सूचना पे मैं और हमारी सारी टीम वहां पे मौके पे पहुंचे थे, जिसमें हमारी फॉरेंसिक से लेकर के और टेक्निकल टीम भी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आई है। जो प्राइम सस्पेक्ट इसमें एक नाम आया है, उसको अभी हम नारे द्वारा पकड़ा गया है, उससे पूछताछ चल रही है। शीघ्र ही ये घटना किन परिस्थितियों में हुई, क्या कारण था जिससे कि उस व्यक्ति को गोली मारा गया और जिस वेपन से ये घटना को किया गया है, रिकवर करेंगे और शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। हरिद्वार में नवरात्रि के पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। भक्तों में इस पर्व को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। माता के भक्त सुबह से ही सिद्ध पीठों और प्रमुख मंदिरों में जाकर विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज नवरात्र का तीसरा दिन रहा, जो मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मां चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से शांति, शक्ति और कल्याण के लिए की जाती है। चंद्रघंटा के स्वरूप में मनाने का कारण क्या है? क्योंकि इनके मस्तक पर चंद्र अर्धचंद्र होता है, इसलिए अर्धचंद्राकार होना चाहिए। इनका नाम चंद्रघंटा कहा गया है। इनका वाहन शेर है, सिंह है। अभय मुद्रा का वरदान देती है माँ। आज जो माँ की आराधना करता है उसको अभय मुद्रा का वरदान प्राप्त होता है और माँ जो है मनुष्य की सब प्रसन्नता को पूर्ण करती है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और खानपुर विधायक उमेश कुमार का हरिद्वार एसएसपी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन आज किया गया। भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। 2 मामलों को लेकर नगीना सांसद हजारों की भीड़ के साथ रुड़की कोर कॉलेज से हरिद्वार एसएसपी कार्यालय के लिए रवाना हुए। शांतर शाह की दलित किशोरी की रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी भाजपा नेता आदित्यराज सैनी की गिरफ्तारी की मांग की गई। सोहलपुर गाड़ा निवासी मृतक वसीम उर्फ मोनू की गो तस्करी के शक में पुलिस पर हत्या के आरोप में मुकदमे की मांग की गई।
उत्तराखंड प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी काशीपुर के बाजपुर रोड पर आईजीएल कंपनी के गेस्ट हाउस में पहुंची। यहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री का फोकस है कि भू कानून को लेकर जिले में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इसको लेकर जिले में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाए। एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी ये फोकस है कि भू कानून पे एक विचार विमर्श सभी जगह हो। तो अभी जिस समय हमारा दौरा होने वाला था, उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी ज़िले में जा रहे हैं वहाँ पे भू कानून के बारे में थोड़ा फीडबैक ले लीजिए, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं ज़मीन से संबंधित। प्रदेश में ऐसा भू कानून बने जिससे सबको उनका अधिकार मिले, किसी को भी अनाधिकार तरीके से किसी को कोई बेदखल ना करे, जिसकी ज़मीन है, जिसका अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए। तो इस तरह का भू कानून बनाने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा नई पहल करते हुए नगर निगम में शामिल नए वार्डों के तहत बाजारी शुल्क वसूलने के लिए दगड़ू बैणी सेना लॉन्च की गई। नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि दगड़ू बैणी सेना शुल्क वसूलने के अलावा जन जागरूकता अभियान भी चलाएगी, जो नए वार्ड में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के फायदे दिए जाने के लिए पात्रों की तलाश करेगी और योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। इसके अलावा क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों पर भी नजर रखेगी। आज जो नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम में नया क्षेत्र 2018 के बाद ऐड हुआ था, उसमें तय बाजारी वसूलने के लिए दगड़ू बैणी सेना का गठन किया है। उनको आईडी कार्ड और उनको कार्य समझाया गया, आईडी कार्ड भी वितरित किए गए हैं। इस सेना के माध्यम से हम नए क्षेत्रों में तय बाजारी भी वसूलेंगे और महिला सशक्तिकरण की ओर भी एक कदम होगा, उनको भी वसूले हुए तय बाजारी में अपना शेयर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी के लिए अच्छी बात है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर निगम एंड दगड़ू बैणी सेना ऑल्सो। तो ये एक नया इनिशिएटिव है और हमें उम्मीद है कि बैणी सेना की तर्ज पर ये भी सफलता की नई ऊंचाइयों को पकड़ेगा। बुलेटिन में इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।